तो एक बस जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे वो अचानक से एक ऐसे गांव में आ जाती है जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग बसे हुए थे और उस जगह पर रात में मॉन्स्टर घुमा करते थे। एक बार अगर कोई उस गांव में आ जाता था तो वहां से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता था। और अभी इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये लोग किस तरह के गांव में आ गए हैं। इवन उस गांव में रात में मॉन्स्टर निकलकर सभी लोगों का शिकार करा करते थे। अब वैसे ही इस कहानी का सेकंड सीजन है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके फर्स्ट सीजन को जरूर देखा होगा। और अगर अब तक आप लोगों ने इसके फर्स्ट सीजन को नहीं देखा है तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके फर्स्ट सीजन को जाकर देखें, जिसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। उसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस सीजन को देखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग पिछले सीजन को नहीं जानोगे तो इस कहानी को जानने में आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर पिछला सीजन खत्म हुआ था। हम लोग एक बस को देख पाते हैं जिसमें काफी सारे पैसेंजर बैठे हुए थे और वो बस भी उसी टाउन में आ गई थी जहाँ पर से कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। सबसे पहले बस को टाउन का बारटेंडर टॉम देखता है और उस बस को देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। खैर उसके बाद हम लोग बस के अंदर एल्जिन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि सो रहा था और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो बाहर गांव को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होने लगता है और साथ ही तभी उसे अचानक से पैनिक अटैक भी आने लग गए थे। एल्जिन वहां पर सबको चिल्ला चिल्ला कर समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग बहुत खतरनाक जगह पर आ गए हैं, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से कॉलोनी हाउस पर आता है जहां पर सभी लोग बाहर पड़े रेडियो के सामान को अंदर लेकर आ रहे थे। उस रेडियो को बनाने की वजह से अंदर मौजूद सारे के सारे बल्ब ब्लास्ट हो रहे थे, जिसमें से एक बल्ब का कांच जाकर एक लड़के की आंख में लग जाता है और तब सभी लोग उसी लड़की को संभालने में लग जाते हैं। उस समय पर जूली डोना से जिम के बारे में पूछ रही होती है, पर कहीं ना कहीं डोना को भी समझ में नहीं आया था कि जिम भागकर घर की तरफ क्यों गया है, इसीलिए वो जूली को कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जिससे जूली भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए टाउन में अपने घर के अंदर पहुंच जाती है। जूली जब अपने घर के बेसमेंट में पहुंचती है तो वहां पर वो जिम को उसी गड्ढे के पास बैठा देखती है जिसको पिछले सीजन में टैबी खोद रही थी। उस गड्ढे के पास जिम काफी ज्यादा शॉकिंगली बैठा हुआ था क्योंकि उस गड्ढे के बीच में काफी सारे पत्थर अटक गए थे और जिम को समझ में नहीं आ रहा था कि टैबी वहां पर से कहां पर चली गई। तब जिम और जूली दोनों ही उन पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो पत्थर काफी ज्यादा भारी थे, इसीलिए जूली बाहर जाकर उन बस वाले लोगों से मदद मांगती है ताकि वो जल्दी से जल्दी उसके घर में जाकर वहां पर मौजूद पत्थरों को हटा सके और वो लोग टैबी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। तब टॉम जो कि बारटेंडर था वो जूली की हालत देखकर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उसी दौरान वहां पर हम लोग बस के पैसेंजर को भी देख पाते हैं, जिनमें से 2 पैसेंजर जूली की मदद करने के लिए मान गए थे और वो जल्दी से उसके घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। तब तक उस जगह पर कैनी भी डोना के साथ पहुंच गया था ताकि वो वहां पर मौजूद लोगों को इस बात का समझा सके कि इस गांव में चीजें बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा अजीब हैं और यहाँ पर रात में मॉन्स्टर घूमते हैं जो कि लोगों को जान से मारकर खाते हैं। और ये बातें समझाने के लिए कैनी तुरंत ही उस बस में मौजूद सभी पैसेंजर को अपने साथ डाइनर में लेकर चला जाता है और उन्हें वहां पर जाकर बिठा देता है। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से विक्टर और टैबी पर आता है जो कि अभी भी उन्हीं सुरंगों के अंदर थे जहां पर पिछले सीजन में टैबी पहुंच गई थी। वो दोनों डरते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हीं सुरंगों के अंदर वो मॉन्स्टर रहा करते थे और साथ ही वो वहां पर ड्राइंग भी करते थे। खैर आगे बढ़ते हुए टैबी को अचानक से वहां पर एक सूटकेस दिखाई देता है जिसमें कुछ लोगों के कपड़े थे और उनको देखने के बाद टैबी काफी ज्यादा शॉक होती है और विक्टर अभी उसे आगे बढ़ते रहने के लिए बोलता है। पर अचानक से विक्टर को वहां पर एक मैनीक्वीन दिखाई देता है जिसको देखने के बाद ना जाने क्यों पर विक्टर काफी ज्यादा डर गया था और उस समय पर टैबी उसे संभालने की कोशिश करती है क्योंकि अगर वो लोग जल्दी ही वहां से नहीं निकलते तो मॉन्स्टर वहां पर जाकर उन लोगों को जान से मार देते। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से जेड पर आता है जो कि पिछले सीजन में काफी ज्यादा डर गया था और अभी के लिए वो अपने घर में बैठा विक्टर के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से उसको वापस से वही सिंबल दिखाई देता है और साथ ही इस बार उसे वही मैनीक्वीन दिखाई दिया था जो कि थोड़ी देर पहले विक्टर को दिखाई दिया था। उन मैनीक्वींस को देखकर जेड खुद भी काफी ज्यादा घबरा गया था और कहीं ना कहीं अब उसे पता लगाना था कि विक्टर उन सिंबल्स के बारे में कितना जानता है, इसीलिए वो सबसे पहले ईथन के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो उसे विक्टर के रूम में लेकर जाए। तब ईथन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो जेड को अपने साथ लेकर विक्टर के रूम में चला जाता है, जहाँ पर जाते ही जेड ने दुनिया मुसिया करना चालू कर दिया था पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और तब जाकर जेड ईथन को वो सिंबल दिखाता है जो कि जेड को दिखाई दे रहे थे। उसको देखने के बाद ईथन खुद भी काफी ज्यादा शॉक था और उस दौरान हम लोग ईथन की बातों से जान पाते हैं कि उसके हिसाब से सिंबल 2 तरह के होते थे, एक सिंबल जो कि अच्छे सिंबल होते थे और दूसरे सिंबल जो कि बुरे सिंबल होते थे। पर लोगों को दिक्कत आती थी क्योंकि वो सिंबल्स को ही नहीं समझ पाते थे। इस बात को सुनने के बाद जेड को भी ये बात सही लगती है और वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है।
जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से वापस से डोना पर आता है, जो कि डाइनर के सामने खड़ी होकर अभी भी बक्ता को समझा रही थी कि अगर वो रात के समय में यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो वो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। और बक्ता को तो डोना की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसी दौरान हम लोग बस के अंदर मैरियल को देख पाती हैं, जो कि एल्जिन का इलाज कर रही थी, और उसका इलाज करने के बाद वो उसे नीचे लेकर आती है, जहाँ पर अचानक से एल्जिन को दौरे पड़ने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। एल्जिन को जितने ज्यादा दौरे पड़ रहे थे, जिम का घर उतनी ही तेजी से हिल रहा था। उस दौरान हम लोग जिम को देख पाती हैं, जो कि रैंडल, चैड और साथ ही टॉम के साथ मिलकर उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहा था, जो कि उस गड्ढे में भर गया था। सारा मलबा हटने के बाद जिम देखता है कि टैबी उस जगह पर नहीं थी, जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक तो हुआ था, पर अब वो घर से बाहर नहीं निकल पाता और अचानक से ही लकड़ी का पूरा घर उन चारों के ऊपर गिर जाता है। और ये दृश्य देखने के बाद तो बाहर खड़े लोगों का भी दिल दहल उठा था। जूली तब भागते हुए अपने घर के पास जाती है और जिम को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। उतने में ही उस टूटे हुए घर के पास क्रिस्टी भी आ गई थी और सभी लोग बस जिम और बाकी सबके जिंदा होने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक से गिरे हुए मलबे के बीच में से रेंडल जैसे तैसे खड़ा होकर बाहर आता है, जिसे क्रिस्टी चेक करने लगती है। जिम, चैड और साथ ही टॉम भी जिंदा थे, मगर मलबे के नीचे दबे होने की वजह से वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। साथ ही गांव के लोगों के पास इतना समय भी नहीं था कि वो मलबा हटाकर जिम, चैड और टॉम को बाहर निकाल सके। असल में जल्दी ही अंधेरा होने वाला था, और एक बार अंधेरा हो जाता तो वैसे भी वो मॉन्स्टर जो सो रहे थे वो वापस से चीर-फाड़ करने के लिए बाहर आ जाते और वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार देते। इसीलिए तब जिम डिसाइड करता है कि आज वो इसी तरह से मलबे के नीचे दबे रहेंगे, और अगली सुबह डोना और बाकी सब मिलकर मलबे को हटाकर जिम, टॉम और साथ ही चैड को वहां से बाहर निकाल लेंगे। पर जूली को जिम का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे इस बारे में अंदाजा था कि अगर रात के समय में उन मॉन्स्टर की नजर जिम या फिर बाकी सब में से किसी के ऊपर भी पड़ जाती है, वो मॉन्स्टर तुरंत ही उन्हें आकर जान से मार देंगे, और हो सकता था कि एक इंसान की गलती की वजह से बाकी दो की भी जान चली जाए। पर डोना, जो कि 3.5 साल पहले उस टाउन में आकर फंस गई थी, वो जूली को समझाती है कि घर में रहने से पहले वो लोग रात के समय में इसी तरह से जमीन के नीचे गड्ढा कर कर रहा करते थे, ताकि वो लोग रात के समय में मॉन्स्टर से अपनी जान को बचा सकें। और इसीलिए अगर जिम वहां पर कोई भी शोर नहीं करेगा तो उसे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जूली के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो डोना के साथ अभी के लिए तो डाइनर में चली जाएगी, पर सुबह सुबह डोना और बाकी सब मिलकर आकर उसकी मदद करेंगे, ताकि वो लोग मलबे के नीचे से जिम और बाकी सबको निकाल सकें। उसी दौरान क्रिस्टी और मैरियल की नजर एक दूसरे पर पड़ती है, जो कि ना जाने कितने समय बाद एक दूसरे को देख रहे थे। चलते हुए दोनों की दोनों एक दूसरे के पास आती हैं और लिपटकर जोर जोर से रोने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैरियल वही मैरियल थी जिसकी वजह से क्रिस्टी कैनी के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती थी। इवन अब तो कैनी का कोई चांस भी नहीं था। कैनी भी उन दोनों को ऐसे देख रहा होता है और वो चुपचाप वहाँ पर से मुंह लटकाकर जाने लगता है। खैर, अभी तो कुछ भी चल रहा हो, पर बक्ता की तो अलग ही कहानी चल रही थी। वो अपनी बस में जाकर बस को चालू करती है और नीचे उतरने के बाद सबसे बस में चढ़ने को कहने लगती है। और अब डोना के गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। वो गुस्से में अपनी शॉटगन लेकर बस के टायर्स को ही पंचर कर देती है और गन पॉइंट पर सबको डाइनर के अंदर लेकर जाने लगती है। पर उस दौरान काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि डाइनर में जाने की बजाय इधर उधर भाग गए थे, और उन लोगों की मदद करने के लिए फातिमा और साथी एलिस जाते हैं। वहीं हम लोग बॉयड को भी देखते हैं, जो कि अभी भी उसी हॉलो स्पेस में फंसा हुआ था जिसमें वो लास्ट सीजन में पाराबिट ट्री में जाने की वजह से फंस गया था। बॉयड वहां से निकलने की काफी सारी कोशिशें करता है, पर जब वो उसमें कामयाब नहीं होता तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे अचानक से उसकी आवाज ऊपर खड़े एक आदमी तक पहुंच गई थी, और वो वहां पर बॉयड की मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है, और वो गड्ढे के अंदर एक रस्सी डाल देता है ताकि बॉयड उसको पकड़कर ऊपर चढ़ के आ जाए। मगर जब बॉयड ऊपर चढ़ के आता है तो उसकी एकदम होश उड़ जाती हैं, क्योंकि जिस इंसान ने उसके लिए रस्सी फेंकी थी उसकी तो खुद की हालत शोले के ठाकुर से कम नहीं थी। मतलब कि वैसे तो उस इंसान के हाथ थे, मगर उसके बावजूद भी उसके हाथों को चेन से दीवार में क्रूसीफाई करके बांधा हुआ था। वो बंदा अपना नाम मार्टिन बताता है, और उसके हिसाब से उसे याद तक नहीं था कि वो कितने सालों से उस जगह पर फंसा हुआ है। बॉयड उसकी बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक तो होता है, पर उसके बावजूद अभी वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और मार्टिन को खोलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी रात हो गई थी और हो सकता था कि कभी भी मॉन्स्टर आकर उन लोगों को जान से मार दें। बट उस दौरान हम लोग मार्टिन की बातों से समझ पाते हैं कि मार्टिन मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं डरता। उसको तो किसी और चीज का डर है, जो कि मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है।
तभी अचानक से पास में रखा एक म्यूजिकल बॉक्स जिसमें एक छोटी सी डॉल लगी हुई थी वो बजना चालू हो जाता है। उसको देखने के बाद मार्टिन बताता है कि असल में उस म्यूजिक के बंद होते ही वो लोग वहाँ पर आ जाएंगे और इसीलिए वो बर्ड से तुरंत ही चाहता था कि बर्ड उसको जान से मार दे और वहाँ से निकल जाए। पर बर्ड तो ऐसे ही किसी को जान से नहीं मार सकता था, इसीलिए वो लगातार मार्टिन को फ्री करवाने की कोशिश में लगा रहता है। पर तभी उसकी नजर अचानक से मार्टिन के हाथ पर पड़ती है जिसके अंदर कुछ अजीब से कीड़े चल रहे थे। उन कीड़ों को देखने के बाद बॉयड के मन में मार्टिन से रिलेटेड काफी सारे सवाल तो आ रहे थे, पर वो मार्टिन से इस बारे में पूछ पाता उससे पहले ही मार्टिन उसके हाथ में एक कट लगाकर अपने हाथ में भी एक कट लगाता है और बाद में वो अपने खून को बॉयड के खून से मिला देता है। मार्टिन का सिर्फ इतना कहना था कि मार्टिन का खून बॉयड का खून है। इतना बोलने के बाद वो वहीं पर ऑफ हो जाता है और तब बॉयड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो बूढ़ा मरने से पहले उसके सामने क्या बक गया। पर बर्ड अभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इस तरह से ही किसी की भी मौत पर ध्यान देने लगेगा तो मॉन्स्टर आकर उसे भी जान से मार देंगे। इसीलिए अभी के लिए बॉयड वहां पर रख के एक मशाल को उठाता है और उस गुफा से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद वो जैसे ही उस गुफा में बने एक डोर को क्रॉस करता है वैसे ही वो अचानक से जंगल में पहुंच गया था। उसके आसपास की गुफा मानो एकदम से गायब हो गई थी और उसको देखने के बाद बर्ड खुद भी काफी ज्यादा शॉक था। और अभी रात का समय था और आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, इसीलिए बॉयड बचने के लिए तुरंत ही जंगल में भागने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग विक्टर और साथ ही टैबी को देख पाते हैं जो कि अभी भी उन्हीं सुरंगों में थे जहाँ पर वो पहले फंसे हुए थे। उन सुरंगों में आगे बढ़ते हुए अचानक से उन दोनों को स्टोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिस पर अचानक से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आकर लगता है जिससे वो स्ट्रक्चर धड़ाम से नीचे गिर गया था। आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स हो रहे थे जो कि रात होने की वजह से अब धीरे धीरे उठने लगे थे। अब वहां पर विक्टर और टैबी दोनों ही डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेते तो वो उन्हें जान से मार देते। तभी टैबी को सलाखों के पीछे अचानक से एक बच्ची जैसा मॉन्स्टर भी दिखाई देता है जिसको देखने के बाद टैबी काफी ज्यादा डर गई थी। और उस समय पर विक्टर उसको संभालते हुए अपने साथ बाहर लेकर आता है जहाँ पर गुफा से बस थोड़ी ही दूर पर विक्टर का एक ट्रंक पड़ा हुआ था और विक्टर उसमें काफी समय से रहा करता था। असल में विक्टर उस ट्रंक में तब आया करता था जब या तो उसे कुछ सोचना होता था या फिर उसे शांति चाहिए होती थी। इसीलिए उस ट्रंक में विक्टर की काफी सारी ड्राइंग और बहुत सारी चीजें भी थी। उनको देखने के बाद टैबी काफी ज्यादा शौक होती है और उस दौरान हम लोग विक्टर की बातों से जान पाते हैं कि असल में पहले के समय में वो इस ट्रंक में अपनी माँ के साथ रहा करता था जो कि उन मॉन्स्टर की वजह से मारी गई थी। और ये बात सुनने के बाद टैबी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी अचानक से उनके ट्रंक को बाहर से कोई खोलने की कोशिश करने लगता है जिससे टैबी और साथ ही विक्टर दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे। पर असल में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि बॉयड था जो कि अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागता हुआ उसी ट्रंक के पास आ गया था और अब वो ट्रंक में घुसने वाला था। बॉयड के अंदर आने के बाद बॉयड की जान में जान आती है और तब वो ट्रंक को क्लोज करने ही वाला था कि तभी अचानक से बाहर एल्जिन आ जाता है जो कि डाइनर के पास से तब भाग गया था जब डोना ने गुस्से में बंदूक चलाई थी। और एल्जिन की तरह ही काफी सारे लोग टाउन में इधर उधर घूम रहे थे। एल्जिन काफी ज्यादा डरा हुआ था और बेशक से बॉयड और टैबी ने उसे पहली बार देखा हो और बॉयड एल्जिन की मदद करता है और साथ ही उसे ट्रंक में बुला लेता है। दूसरी तरफ हम लोग डाइनर में क्रिस्टी और साथ ही मैरियल को देखते हैं जहाँ पर मैरियल इतने समय से क्रिस्टी के गायब होने की वजह से और उसको कांटेक्ट ना करने की वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। तब क्रिस्टी उसको समझाने की कोशिश करती है कि अभी के लिए वो लोग ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ पर उनकी एक गलती उनकी बॉडी को मॉन्स्टर के पार्टी करने का जरिया बना सकती थी। पर मैरियल को तो क्रिस्टी की बातों पर भरोसा हो ही नहीं रहा था और उसके बावजूद भी क्रिस्टी उसको लगातार समझाने की कोशिश करने लगती है। और दूसरी तरफ हम लोग बाहर डोना को देखते हैं जो कि बाहर बैठे बस में आए लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन लोगों को उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो सारे लोग जान से मारे जाएंगे। पर उस समय पर रैंडल जो कि काफी ज्यादा गर्म मिजाज का था कैनी के पास आते ही उसकी गन को छीनते हुए कैनी को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। पर डोना भी आज रैंडल को शूट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रैंडल की एक गलती की वजह से यहाँ पर बैठे सैकड़ों लोग मारे जाएं। और इसका मतलब साफ था कि अगर रैंडल धोखे से डाइनर का दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता भी तब तुरंत ही डोना बिना सोचे समझे उसके भेजे में 1 सेकंड में गोली उतार देती। तभी रैंडल का डोना से बात करते हुए एकदम से ध्यान भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर कैनी तुरंत ही उसके मुंह पर पंच मारता है और अपनी गन को वापस से उससे हासिल कर लेता है। तभी डाइनर के बाहर लोगों की चिल्लाने की आवाज गूंज उठती है। असल में उन लोगों के पास काफी सारे मॉन्स्टर पहुंच गए थे जो कि रात के समय में अभी भी बाहर ही रह गए थे और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं डोना और बाकी सब उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश ना करें। और वो चीखें सुनने के बाद तो डाइनर में बैठे नए बंदी जिसमें बक्ता भी शामिल थी उनकी पट के 4 से 64 हो जाती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गांव से बाहर कैसे निकला जाए।
वैसे तो काफी सारे मॉन्स्टर अब तक जिम के घर के बाहर भी आने लग गए थे और उस समय पर हम लोग जिम, टॉम और साथ ही चैट को देख पाते हैं जो कि अपने घर के नीचे शांति से लेटे रहते हैं क्योंकि वो उस जगह से हिल भी नहीं सकते थे। अब इतना सारा मलबा उनके ऊपर गिरे होने की वजह से चैट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अचानक से खून की उल्टियां होने लगती हैं जिससे वो काफी जोर से चिल्लाता है और तभी उसकी मौत भी हो जाती है। अब वैसे तो चैट वहां पर मर गया था और उस दौरान उसके चिल्लाने की वजह से उस जगह पर एक मॉन्स्टर पहुंचकर सीधा ही टॉम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद जिम काफी ज्यादा डर गया था और लकीली उसकी जान बच जाती है क्योंकि उस मॉन्स्टर की नजर जिम के ऊपर नहीं पड़ी थी। टॉम के चिल्लाने की आवाज डाइनर तक जा रही थी जिसको सुनने के बाद जूली काफी ज्यादा डर जाती है और उसको लग रहा था कि आज तो जिम भी मारा जाएगा और उस समय पर वो तुरंत ही गेट खोलकर उससे बाहर भागने की कोशिश करती है, पर तब वहाँ पर डोना और टीली आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि जिम को कुछ भी नहीं होगा। जिन लोगों को अब तक भी ये सब मजाक लग रहा था, उन लोगों को भी जूली की हालत देखने के बाद समझ में आ गया था कि इस जगह पर सीरियस रहना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई यहाँ पर सीरियस नहीं रहता तो उसके लिए वही वाली बात है कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी। यार छोड़ो यार, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है। I'm 18, Dad. दूसरी तरफ हम लोग फातिमा और एलिस को भी देख पाती हैं जो कि सेल्फ स्टेशन के बाहर अभी भी लगातार लोगों को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उनकी जान को बचा सकें। पर उस समय पर वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ गए थे। उनको देखने के बाद एलिस तुरंत ही फातिमा को अपने साथ सेल्फ स्टेशन के अंदर ले जाकर गेट को बंद कर लेता है और बाद में उन्हें लोगों की बाहर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है जो कि वो लोग थे जिन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो लोग मॉन्स्टर के पास ही चले गए थे। पर फातिमा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत ही बाहर खड़े मॉन्स्टर्स को गालियां देने लगती है जो कि इंग्लिश में थी तो उनकी लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आई। पर उन गालियों को सुनने के बाद तो वो मॉन्स्टर ऐसे मुस्कुरा रहा था कि मानो उसने आज ही ब्रश करा हो। अब सुबह होते ही जूली सबसे पहले भागकर जिम के पास जाती है जो कि अभी भी जिंदा था। उसको देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और तुरंत ही जिम को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। पर बाकी सबकी नजर जब टॉम की डेड बॉडी पर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर वहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ एल्जिन को देख पाती हैं जो कि टैबी को सुबह होते ही उसके घर के जिम के ऊपर गिरने के बारे में बताता है और उसको सुनने के बाद टैबी वहाँ पर से भागते हुए अपने घर के पास आ जाती है। अब बर्ड जब ट्रंक के बाहर आता है तो उसके अंदर कुछ कीड़े थे, मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ कीड़े थे जो कि बिल्कुल वैसे ही कीड़े लग रहे थे जैसे कि मार्टिन के अंदर थे। उनको देखने के बाद तो बॉयड के एकदम होश उड़ गए थे। दूसरी तरफ अब तक जिम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था जहां पर क्रिस्टी उसके टांके लगाती है और उसको हॉस्पिटल में ही कुछ दिनों तक आराम करने को बोलती है। अब बाद में जिम टैबी को अकेले में उन रेडियो वाली आवाज के बारे में बताता है जिनको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। उस समय पर टैबी भी उसे बताती है कि असल में उनके घर से जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर बेसमेंट में जा रही थी वो बेसमेंट के नीचे मॉन्स्टर की सुरंग में ऐसे ही हवा में लटकी हुई थी। दैट मीन्स उस जगह पर कोई भी पावर सोर्स नहीं था। जो सुनने के बाद तो जिम के भी एकदम होश उड़ जाते हैं क्योंकि बिना पावर सोर्स के उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही थी। पर अब तो उन लोगों के पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं था, इसीलिए टैबी कैनी और मिसिस ल्यू से बात करती है जिस दौरान मिसिस ल्यू उसे अपने घर में शेल्टर देती है जहाँ पर जेड भी पहले से रहा करता था। अब एक बार जब घर के बाहर ईथन कुछ ब्लॉक से खेल रहा होता है तभी अचानक से टैबी उसके स्ट्रक्चर को देखती है जो स्ट्रक्चर ईथन बना रहा था और वो स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर लग रहा था जैसा कि टैबी ने केव के अंदर देखा था। पर उसके बावजूद भी टैबी को उन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। तभी अचानक से उसकी नजर घर के सामने पड़ती है जहाँ पर दो बच्चे खड़े हुए थे जो कि काफी उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। पर उसके बावजूद टैबी को काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो बच्चे काफी ज्यादा डरावने थे और उनको देखने के बाद टैबी तुरंत ही ईथन को लेते हुए घर के अंदर घुस जाती है। टैबी उन बच्चों के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसे ये बात पता थी कि वो बच्चे असल में उसकी इमेजिनेशन है। पर टैबी को ये बात समझ में नहीं आती कि वो बच्चे उसे दिखाई क्यों दे रहे थे। तब टैबी इन सब चीजों के बारे में जूली से बात करती है और जूली तब उसे समझाती है कि उन्हें इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बॉयड को देख पाते हैं जिसके पास एलिस आया था और उस दौरान एलिस जानना चाहता था कि बॉयड के साथ जंगल में क्या हुआ और साथ ही सारा कहाँ पर गई। और बॉयड को खुद भी अभी सारा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और न ही उसे ये बात समझ में आ रही थी कि उसके साथ अजीब सी चीजें क्यों हो रही हैं। इसीलिए अभी के लिए वो एलिस को वहां से जाने को बोलता है और वापस से उन कीड़ों के बारे में सोचने लगता है जो कि बॉयड के शरीर के अंदर घूम रहे थे। पर अपना ध्यान भटकाने के लिए बॉयड अभी तुरंत ही उस बस के पास चला जाता है जिसमें से अभी के लिए सारे के सारे लोग अपने सामान को निकाल रहे थे और उस दौरान रैंडल अपने पास रखी एक राइफल को निकालता है जिसको वो अपने पास ही रखना चाहता था।
वैसे तो गांव में सारे घर भरे हुए थे, इसीलिए उन लोगों को कॉलोनी हाउस में ही रखा जाने वाला था। उस दौरान डोना नहीं चाहती थी कि रेंडल अपने साथ किसी भी तरह की बंदूक या फिर कोई भी हथियार रखे, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही सर फिरा था। पर डोना के लाख मना करने के बावजूद भी रेंडल अपनी बंदूक को नहीं छोड़ना चाहता था। तब बॉयड बीच में आता है और रेंडल को साफ शब्दों में समझा देता है कि या तो वो अपनी बंदूक के साथ जंगल में रह सकता है या तो बिना बंदूक के गाँव में। तब रेंडल को अपनी जान बचाने के लिए प्यार मोहब्बत से कॉलोनी हाउस में रहने का आइडिया ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो वहाँ पर से बंदूक को छोड़कर सीधा ही अपना सामान उठाकर कॉलोनी हाउस में चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग विक्टर को देख पाते हैं, जो कि इतने समय बाद जब अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे सब कुछ फैला हुआ मिला था, जो कि पिछले सीजन में जेड और साथी ईथन ने ही आकर करा था, ताकि जेड वहाँ पर उन सिंबल्स के बारे में और ज्यादा चीजें जान सके। मगर जेड यहाँ से ये समझकर कि विक्टर अब कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएगा, यहाँ पर से विक्टर का एक पुराना वायलिन लेकर चला गया था। इसीलिए विक्टर गुस्से में आता हुआ तुरंत ही जेड के घर में जाता है और उसको उल्टा सीधा बोलते हुए उससे वो वायलिन लेकर वापस आने लगता है। और जेड, जो कि विक्टर से ही उन सिंबल्स के बारे में जानना चाहता था, वो अब विक्टर के पीछे लग जाता है और उसे वो सिंबल्स दिखाते हुए उससे उन सिंबल्स के बारे में पूछने लगता है। और क्योंकि जेड ने विक्टर से बिना पूछे विक्टर का वायलिन चुराया था, इसीलिए विक्टर अभी के समय पर जेड से कोई बात नहीं करना चाहता था और वो वहाँ पर से चला जाता है। वहीं क्रिस्टी जब मैरियल से बातें कर रही थी तो उस दौरान मैरियल से बातें करते हुए क्रिस्टी को ये बात पता चलती है कि असल में मैरियल को वापस से ड्रग्स की आदत लग चुकी थी, जो कि क्रिस्टी की उसकी लाइफ में आने से पहले उसे लगी हुई थी। और क्रिस्टी की लाइफ में आने के बाद मैरियल ने उस ड्रग की आदत को बिल्कुल छोड़ दिया था। इस बार भी उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर काफी ज्यादा बहसबाजी तो होती है, पर क्रिस्टी ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में पहले की तरह मैरियल की मदद करेगी। वहीं हम लोग कैनी को देखते हैं, जो कि किसी काम से चर्च की बेसमेंट में गया था और वहां पर जाने के बाद उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस जगह पर सारा मौजूद थी और जबकि सभी गांव वालों को ये लगता था कि शायद सारा जंगल में जाने के बाद मारी गई होगी। और कहीं ना कहीं अब गांव में सारा को कोई भी पसंद नहीं करता था। अब इस चीज का रीजन अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को इस सीरीज के सीजन नंबर 1 को देखना पड़ेगा, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके डाल चुका हूँ। खैर, अभी के लिए कैनी इस बारे में जाकर तुरंत ही बॉयड को बताता है और बॉयड को जब सारा के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही कैनी को ऊपर भेजकर सारा से बातें करते हुए पूछने लगता है कि वो इस जगह पर कैसे पहुंची। तब उस दौरान हम लोग सारा की बातों से जान पाती हैं कि असल में जब उसे व्हाइट बॉय दिखाई दिया था और उसने उन्हें पारावे ट्री में जाने के लिए बोला था, तब सारा बॉयड के पीछे पीछे ही आई थी और वो इस जगह पर अचानक से टेलीपोर्ट हो गई और बॉयड वहां पर से हॉलो स्पेस में फंस गया था। और तब से सारा वहीं पर थी, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि अगर वो गांव में चली जाती है तो गांव में उसके वापस आ जाने की वजह से वापस से लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना चालू कर देंगे और साथ ही बवाल मच जाएगा। बॉयड अभी के लिए जाकर सबसे पहले कैनी को इस बारे में समझाता है कि फादर खतरी की वजह से ही उसने सारा को जिंदा छोड़ा हुआ था और इवन सारा की मदद से ही वो लोग इस गांव से बाहर जा सकते हैं। शुरुआत में तो कैनी को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो चाहता था कि वो सारा को उसी बॉक्स में डाल दे जिसमें उन लोगों ने प्रैंक को डाला था। और इसी बात के पीछे बॉयड और कैनी की बहसबाजी हो गई थी। तभी अचानक से बॉयड की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उसके शरीर में वापस से वही कीड़े नजर आते हैं जो कि उसने मार्टिन के शरीर पर देखे थे। उनको देखने के बाद बॉयड काफी ज्यादा शॉक था और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि कैनी को वो कीड़े नजर नहीं आ रहे थे। कैनी को तो यही लग रहा था कि शायद बॉयड की तबीयत ज्यादा स्ट्रेस लेने से खराब हुई है। वो तुरंत ही उसे अपने साथ लेकर क्रिस्टी के पास जाता है और जानबूझकर वहाँ पर भी बॉयड क्रिस्टी को उन कीड़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताता और बस क्रिस्टी से दवाई लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही पिछले सीजन में जिम को रेडियो में आई आवाज की वजह से यही लग रहा था कि शायद वो लोग एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। उसके हिसाब से कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर इस गांव में छोड़ दिया होगा और यहाँ पर वो उन्हें जानबूझकर ऐसी चीजें दिखा रहे थे ताकि वो बस उनका रिएक्शन देख सके। जिम इस बारे में टैबी से बात करता है, पर टैबी के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था और वो लोग जेन्युइन जगह पर मौजूद थे जहाँ पर से बाहर निकलने का रास्ता किसी को भी नहीं पता था। तब जिम इस बारे में बात करने के लिए डोना के पास जाता है, क्योंकि डोना ने भी पिछले सीजन में उन आवाजों को सुना था। और उस दौरान हम लोग डोना की बातों से जान पाते हैं कि वो नहीं चाहती कि जिम उस जगह पर उन आवाजों के बारे में किसी को भी बताए, क्योंकि उन आवाजों के बारे में सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा घबरा सकते थे और हो सकता था कि अगर वो लोग ज्यादा घबरा जाते तो शायद वो अपनी ही जान ले लेते। तभी डोना को बाहर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि रेंडल एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि कॉलोनी हाउस में एक इंसान उसके सामान को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। पर डोना को तो इस बारे में पता था कि कॉलोनी हाउस में सब लोग हर एक चीज को शेयर करके रहते हैं, इसीलिए रेंडल के ऊपर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एक्स की मदद से उसे डराती हुई वापस से उसी बस के पास लेकर चली जाती है जहाँ पर ये रेंडल रहने वाला था।
डोना रेंडल की हरकतों को देखकर ही समझ गई थी कि रेंडल कॉलोनी हाउस में रहने लायक ही नहीं है। इसीलिए डोना अभी के लिए बस में ही एक तालिस्मन को लगा देती है ताकि शाम के समय में कोई भी मॉन्स्टर वहां पर ना आ पाए। अब रात के समय में रेंडल के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते भी हैं जो कि उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे, पर रेंडल अभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उन्हें ही उल्टा सीधा बोलकर वापस से सो जाता है। आगे हम कैनी को देखते हैं जो कि रात के समय पर जब सारा के लिए खाना लेकर जाता है तब अचानक से उसे सारा से बातें करते हुए ये बात भी पता चल गई थी कि उस रात सारा को जब अजीब सी आवाजें आ रही थी तो उसने ही हॉस्पिटल का गेट खोला था। और ये बात जानने के बाद कैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि उसी हॉस्पिटल वाले केस के दौरान कैनी के पिता मिस्टर ड्यू मारे गए थे। यही सब सोचते हुए कैनी को और ज्यादा गुस्सा आता है और सबसे पहले तो वो बॉयड के पास जाता है क्योंकि बॉयड ने अब तक उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब तक कैनी जो सारा को बचाने के बारे में बॉयड की वजह से सोच रहा था वो बॉयड के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा करता है और डेप्यूटी की जॉब को छोड़कर तुरंत ही बाहर जाकर गाँव में सबको बता देता है कि सारा गाँव में वापस आ गई है। और इस बारे में जब टैबी और जिम को पता चलता है वो गुस्से में सारा के पास आती हैं और उस दौरान बॉयड उन्हें सारा से नहीं मिलने देता। जिम और टैबी चाहते थे कि वो लोग सारा को उसी बॉक्स में डाल दें जिसमें रात के समय में मॉन्स्टर आकर उसे मार देंगे, पर उस समय पर बॉयड उन्हें जैसे तैसे समझाता है और वहां से भेज देता है। तो बॉयड इस बारे में बात करने के लिए डोना के पास जाता है, पर डोना खुद भी काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि बॉयड ने उससे सारा की जिंदा होने वाली बात छुपाई थी, इसीलिए वो बॉयड की कोई भी मदद नहीं करती। डोना के हिसाब से भी सारा को अभी उसी बॉक्स में होना चाहिए था जहाँ पर मॉन्स्टर उसे मार देते। दूसरी तरफ हम लोग सारा को देख पाते हैं जिससे अपने किए का बहुत ज्यादा पछतावा था और उसने डिसाइड करा था कि वो बॉयड से बोलेगी कि वो उसे सच में बॉक्स में डाल दे। पर उससे पहले सारा अपने भाई नेथन के कपड़ों को लेने के लिए मिसेस ल्यू के पास जाती है, जहाँ पर मिसेस ल्यू उसको देखने के बाद रोने लग गई थी और वो उसको उल्टा सीधा बोलते हुए नेथन के कपड़े उसको देकर वहाँ से भगा देती हैं। लेकिन डाइनर से बाहर आते ही सारा का सामना कैनी से हो गया था। कैनी को अब सारा की शक्ल वापस से देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गांव वालों के सामने ही उसे बहुत बुरी तरह से जलील करता है और बाद में सारा वहां से रोते हुए चली जाती है। सारा गांव वालों की बिहेवियर से पूरी तरह से टूट गई थी और उसका खुद भी जीने का मन नहीं था। वो बॉयड के आते ही उससे बोलती है कि बॉयड उसको उस बॉक्स में डाल दे, मगर तब बॉयड उसको समझाता है कि सिर्फ सारा की मदद से ही वो लोग गांव से बाहर निकल सकते हैं और इसीलिए सारा को जिंदा रहना पड़ेगा। ईथन को जब सारा के गांव में आने के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, पर वो किसी तरह से हिम्मत जुटाते हुए जिम से उसको सारा के पास लेकर जाने को बोलता है और जब जिम उसको सारा के पास लेकर जाता है तो ईथन भी सारा को उल्टा सीधा बोलता है। सारा को इससे बुरा तो लगा था, पर क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और उसे खुद भी पछतावा था, इसीलिए वो ईथन को कुछ भी नहीं कहती। क्रिस्टी को भी सारा के जिंदा होने के बारे में जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि उससे लग रहा था कि शायद सारा ने ईथन को मारने की कोशिश क्रिस्टी से बात करने के बाद ही करी थी और वो इसीलिए खुद को ब्लेम कर रही थी। उस दौरान मैरियल उसको समझाती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। रात में हम लोग जेड को देखते हैं जो कि बार बार लगातार सिंबल्स के दिखाई देने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इस बार तो उसे सिंबल के साथ साथ वो फोटो वाला आदमी भी दिखाई देता है जिसकी फोटो उसे उस डायरी में मिली थी। और किस्मत अच्छी होने की वजह से अगली सुबह विक्टर अपने पास ही जेड के पास आ जाता है और अब वो उसे उन सिंबल के बारे में और साथ ही उस फोटो वाले आदमी के बारे में बताने के लिए तैयार था। तब वो तुरंत ही जेड को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और वो सारी गाड़ियाँ खराब थी। असल में जब गांव में आए लोगों को ये बात नहीं पता थी कि वो जमीन के अंदर रहकर अपनी जान को बचा सकते हैं, तो उस दौरान वो लोग अपनी जान को गाड़ियों में रहकर ही बचाया करते थे। अभी के लिए विक्टर एक गाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और जेड को अपना वायलिन देते हुए बोलता है कि जेड उसके लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाए, जिसके बाद ही विक्टर जेड को उस फोटो वाले आदमी के बारे में बताने वाला था। जेड भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और बाद में हम लोग विक्टर की बातों से जान पाते हैं कि असल में जब वो पहले के समय पर इस गांव में आया था और वो बच्चा था तो वो इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डरता था। तब उसकी माँ उसके लिए इस ट्यून को बजाती थी और उससे विक्टर का सारा डर खत्म हो जाता था। तब विक्टर भी अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए जेड को उस फोटो वाले आदमी के बारे में बताता है। असल में उस आदमी का नाम क्रिस्टोफर था जो कि पास्ट के समय में जब उस जगह पर आया था तो वो सभी लोगों को बहुत ज्यादा हंसाता था। सब लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे, पर अचानक से क्रिस्टोफर को एक दिन वो सिंबल दिखना चालू हो गए जिसके बाद से ही क्रिस्टोफर का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब विक्टर की माँ ने विक्टर को एक स्टोरेज रूम में छुपा दिया और वो बाहर चली गई। और अगले दिन जब विक्टर सुबह सुबह बाहर आया तो उसके सामने बहुत सारी लाशें पड़ी थी और गांव के सारे लोग मारे जा चुके थे। ये सारी बातें जानने के बाद जेड वहां से जंगलों की तरफ चला जाता है।
दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि टेबी अभी भी उन स्ट्रक्चर्स के बारे में सोच रही थी और उन्हीं के बारे में सोचते हुए वो वापस से उसी गुफा के सामने आती है जिसमें से विक्टर उसे बाहर लेकर आया था और वहां पर आने के बाद वो स्टोन्स की मदद से वैसा ही स्ट्रक्चर बनाती है। तब टेबी के सामने चार बहुत ही ज्यादा डरावने बच्चे आ जाते हैं जो कि अंगुई अंगुई बोलते हुए उसके पास पहुंचकर उसको छूने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे टेबी काफी ज्यादा डर गई थी। वो जमीन पर बैठकर उनसे बचने की कोशिश करती है और उसी दौरान वहां पर जेड भी पहुंच जाता है। तब जेड देखता है कि टेबी अपने आप ही जमीन पर लेटकर चिल्ला रही थी। तब जेड जैसे तैसे टेबी को होश में लाता है और जब टेबी आसपास की चीजों को एकदम नॉर्मल देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है। आगे हम लोग बर्ड को देख पाते हैं जो कि अभी के लिए मिसेस लिव के पास माफी मांगने के लिए आया था क्योंकि उसने सारा के बारे में उनसे भी बातें छुपाई थी। तो एक कैनी भी वहां पर आ गया था, जिसको देखने के बाद जब बॉयड वहां से जाने लगता है तो बॉयड को अचानक से एक विजन आता है जिसमें वो एक बैले डांसर को देखता है और साथ ही वहां पर एक म्यूजिकल बॉक्स भी रखा हुआ था जैसा कि हमने मार्टिन के पास भी देखा था। लेकिन वो बैले डांसर अचानक से बॉयड के सामने एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और बॉयड को जब होश में आता है तब वो डाइनर में ही था। अब उसकी ऐसी हालत देखने के बाद कैनी उसको अपने साथ क्रिस्टी के पास ले जाने का डिसाइड करता है और वहां पर रास्ते में ही हम लोग देखते हैं कि बॉयड को वापस से उसके शरीर के अंदर वही कीड़े दिखाई दिए थे। पर इस बार हॉस्पिटल में पहुंचते ही सबसे पहले बॉयड क्रिस्टी को उन कीड़ों के बारे में सब कुछ बता देता है, पर क्रिस्टी को क्योंकि बॉयड के शरीर में कोई भी कीड़े नहीं दिख रहे थे इसीलिए वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे लगता है कि शायद बॉयड का दिमाग भी यहाँ पर रह रहकर चलता जा रहा है। और वापस से बॉयड को वही म्यूजिकल बॉक्स की आवाज सुनाई देती है और वो बैले डांसर उसके सामने फिर से आ गई थी। उसको देखने के बाद बॉयड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी गन को निकाल लेता है और उस समय पर बॉयड के सामने हकीकत में मैरियल थी जिसका भी राम नाम सत्य होते होते बचा था। कॉलोनी हाउस में फातिमा खुद भी किसी वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी पर वो इस बारे में एलिस को कुछ भी नहीं बताती। उतने में ही डोना उन दोनों को बाहर बुलाती है और उस दौरान हम लोग जान पाते हैं कि असल में स्ट्रॉम की वजह से उनके सारे के सारे फसल बर्बाद हो चुके थे और अभी के लिए डोना को खाना लेने के लिए मिसेस लिव के डाइनर के पास जाना पड़ रहा था। मिसेस लिव अगली सुबह ही वापस आने वाली थी इसीलिए फातिमा और एलिस को ही रात के समय में कॉलोनी हाउस के लोगों का ध्यान रखना था। पर डेल ने भी इस बात को सुन लिया था कि उनके पास खाने की कमी हो गई है, इसीलिए रात के समय में जब वो सब्जियां काट रहा था तब उसे लगता है कि शायद एल्जिन वहां पर सब्जियां चुराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उससे लड़ाई करने लगता है। उस दौरान एलिस वहां पर उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाने के लिए आता है पर डेल के हाथ में मौजूद चाकू उस समय पर एलिस के लग गया था। तब एलिस के बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और उसको इस जगह पर बचाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तब एल्चिन हिम्मत कर सबसे पहले गाड़ी की चाबी लेता है और बाहर जाकर बैन को गेट पर लेकर आता है ताकि फातिमा और एलिस दोनों ही बैन में चढ़ पाएं। पर उस समय धीरे धीरे मॉन्स्टर भी बैन के पास आ रहे थे पर लकीली किसी तरह से फातिमा और एलिस दोनों ही बैन में चढ़ जाती हैं और वक्त रहते एल्जिन भी तुरंत ही अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा लेता है। बॉयड भी एलिस की हालत देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गया था पर उस दौरान क्रिस्टी जैसे तैसे एलिस की जान तो बचा लेती है और अभी एलिस को जिंदा रखने के लिए कुछ खून की जरूरत थी क्योंकि उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। बॉयड और एलिस का ब्लड ग्रुप सेम था मगर बॉयड अपना खून एलिस को देने से मना करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि मार्टिन के ब्लड रिचुअल की वजह से ही उसके अंदर मार्टिन के कीड़े आए थे और वो नहीं चाहता था कि एलिस को भी वही बीमारी लग जाए जो कि अभी के समय पर बॉयड को थी। पर तभी अचानक से बॉयड के दिमाग की घंटी बजती है। उसे याद आता है कि मार्टिन उसको अपने कीड़े देने के बाद उन वायरस से मुक्त हो गया था और वो मारा गया था, इसीलिए हो सकता था कि अगर अभी के टाइम पर बॉयड भी अपने अंदर मौजूद वायरस को किसी और के अंदर डाल दे तो उसका ब्लड भी एकदम साफ हो जाएगा। यही सोचकर बॉयड सबसे पहले तो बाहर जाकर उन मॉन्स्टर को अपने पास बुलाता है और जब मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं तो बॉयड सबसे पहले अपने हाथ पर कट लगाता है और बाद में मॉन्स्टर की गर्दन पर कट लगाकर एक मॉन्स्टर की गर्दन को पकड़कर बोलता है कि मेरा खून अब तुम्हारा खून है। शुरुआत में तो उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और अचानक से ही वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और मारा जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद वहां पर खड़े बाकी मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा डर गए थे और तुरंत ही वहां पर से बॉयड भी क्लिनिक में आ जाता है। वेल अभी के लिए बॉयड का खून साफ हो चुका था और वो तुरंत ही एलिस को ब्लड डोनेट करने के बाद उस मॉन्स्टर को कैनी के साथ मिलकर देखने लगता है। अब वैसे तो अभी एलिस की जान बच गई थी पर कहीं ना कहीं फातिमा आज बहुत ज्यादा ही डर गई थी, इसीलिए वो साइड में जाकर रोने लगती है। उस दौरान उसके पास क्रिस्टी आती है और तब जाकर उससे फातिमा से बात कर ये बात पता चलती है कि फातिमा अभी प्रेग्नेंट थी।
अब वैसे तो ये खुशी की बात होती है, मगर फातिमा किसी वजह से इस बात से खुश नहीं थी। वो अभी के लिए कृष्टि को इस बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना करती है और सुबह के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि सभी लोग बाहर जाकर उस मरे हुए मॉन्स्टर को देखते हैं और वहाँ पर कृष्टि डिसाइड करती है कि वो उसका पोस्टमार्टम करेगी। उस मॉन्स्टर की बॉडी को जब अंदर ले जाने के बाद क्रिस्टी उसका पोस्टमार्टम करती है तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक हुई थी, क्योंकि बॉडी अंदर से बिल्कुल ही ह्यूमन के जैसी थी, पर उसके सारे ऑर्गन पूरी तरह से सूख चुके थे और उनके अंदर पानी का नामो निशान तक नहीं था। और क्योंकि क्रिस्टी इस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी, इसीलिए वो गुस्से में उस मॉन्स्टर की बॉडी को काफी बार स्टैब करती है। तब अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक पीले कलर का लिक्विड बाहर आता है, जिसको वो लोग बाइल बोल रहे थे। उसको देखने के बाद क्रिस्टी को ऐसा लग रहा था कि उस पीले कलर के लिक्विड की वजह से ही इस मॉन्स्टर की जान गई होगी और आगे चलकर वो उसी लिक्विड की मदद से बाकी मॉन्स्टर को भी जान से मार सकते थे। वो बात जानने के बाद बर्ड तुरंत ही उस लिक्विड को एक बोतल में भर लेता है और बाद में वो उसे कैनी के साथ देखने लगता है। उसी दौरान हम लोग मैरियल को देखते हैं, जिससे अब ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। वो अजीब अजीब चीजों को हेलुसिनेट करती है और हर बार क्रिस्टी उसके पास आकर उसका बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखती है जैसे कि वो उसका पहले रखा करती थी। दूसरी तरफ हम लोग डोना को देखते हैं, जो कि फसल के बर्बाद हो जाने की वजह से काफी ज्यादा उदास थी, और तभी अचानक से उसके पास फातिमा आकर उसे अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती है, जो सुनने के बाद डोना तो बिल्कुल कोकिला मोदी की तरह खुश हो गई थी। और तभी हमें ये बात भी पता चलती है कि फातिमा इतने समय से फ्रस्ट्रेटेड सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी की वजह से थी, क्योंकि असल दुनिया में वो माँ नहीं बन सकती थी। यहाँ पर आकर वो माँ बन रही थी, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। पर डोना को ये सब नॉर्मल लगता है, क्योंकि उन्होंने वैसे भी इस गांव में आने के बाद ऐसी ऐसी चीजें देखी थी जो कि नॉर्मल दुनिया में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए वो फातिमा से अभी बिल्कुल खुश रहने को बोलती है और उससे ये भी बोलती है कि वो एलिस को इस बारे में जल्दी से जल्दी बता दे। कॉलोनी हाउस के बाहर ही हम लोग जूली को देखते हैं, जो कि ईथन को विक्टर से मिलवाने के लिए लेकर आई थी, और उस दौरान उसकी मुलाकात वहां पर एल्जिन से होती है, जो कि काफी ज्यादा परेशान था। उसको देखने के बाद वहां पर जूली उससे बात करती है और तब जाकर उसे ये बात पता चलती है कि एल्जिन को पहले ही इस गांव के सारे विजन्स अपनी ड्रीम्स में दिखाई दे गए थे, पर उसमें से एक सपना तो ऐसा था जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था और अभी के लिए एल्जिन उसके बारे में ही भूल गया था। तब जूली उसको रिलैक्स करने को बोलती है और एल्जिन भी वहां से चला जाता है। अब ईथन और विक्टर की दोस्ती भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, पर कहीं ना कहीं विक्टर को डर था कि अगर वो ईथन से दोस्ती करेगा तो ईथन मारा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्टर ने आज तक जितने भी लोगों से दोस्ती करी थी या फिर जितने भी लोगों के उसने क्लोज होने की कोशिश करी थी, वो सारे के सारे लोग मारे गए थे। एक दिन साथ में घूमते हुए वो दोनों नोटिस करते हैं कि उस जगह के पेड़ों की पत्तियां सूख रही थी और पेड़ भी वहां के मुरझाए जा रहे थे। ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि पिछले 40 सालों से सब कुछ गांव में बिल्कुल ज्यों का त्यों था और उसके बावजूद वहां पर कभी भी कोई भी पेड़ नहीं सूखता था। आगे हम लोग जिम को देखते हैं, जो कि एक समय पर जब रैंडल को ड्रोन उड़ाते हुए देखता है, तभी अचानक से जिम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी थ्योरी के बारे में जाकर रैंडल को बताता है। अब पूरे गांव में रैंडल पहला ऐसा इंसान था जिसको जिम की बातों पर भरोसा हो रहा था और वो जिम की मदद करने के लिए भी तैयार था। जिम एक बार वापस से रेडियो को बनाकर उसी इंसान से फिर से कांटेक्ट करना चाहता था जिसने उससे सीजन 1 में कांटेक्ट करा था। तब उस रेडियो के एंटीना को बनाने के लिए जिम अपने साथ रैंडल को लेकर अपनी आरवी में चला जाता है, जहां पर वो कूड़े की मदद से उस एंटीना को बनाने वाले थे, और बाद में जिम का प्लान ये था कि रैंडल अपने ड्रोन की मदद से उस एंटीना को हवा में लेकर जाएगा और वहां पर स्टेबल रखेगा। और अपने इस प्लान में वो लोग बहुत बुरी तरह से फेल होते हैं, जिसके बाद अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हो सकता है कि जो लोग इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, गांव के लोग भी उनका उस एक्सपेरिमेंट में साथ दे रहे हों। इसी वजह से गांव में सारी की सारी चीजें एकदम परफेक्टली चल रही थी और सभी लोग डर में रह रहे थे। तब रैंडल को लगता है कि शायद डोना खुद ही वो औरत होगी जो कि उन एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों के साथ शामिल है, और अभी के लिए जिम इस बात से साफ इनकार करता है और बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं हम लोग जेड को देखते हैं, जिसके पास टैबी आई हुई थी, और जब टैबी उससे बात करती है तो जेड उससे बातें करते हुए उसे उन सिंबल्स के बारे में बताता है जो कि उसे दिखाई दे रहे थे। टैबी वो उन सिंबल को देखती है और उसे याद आता है कि उसने सेम सिंबल्स को उन गुफाओं के अंदर देखा था जहाँ पर वो मॉन्स्टर सोया करते थे। टैबी जेड को उन गुफा के सामने लेकर भी चली जाती है। वहाँ पर जब जेड को ये बात पता चलती है कि विक्टर को उन सिंबल्स के बारे में पहले से पता था और उसके बावजूद भी जेड से उसने उन सिंबल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो विक्टर के ऊपर जेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं हम लोग ईथन को देख पाते हैं, जिसके पास अभी के लिए विक्टर अपनी एक पुरानी जैकेट लेकर आया हुआ था और विक्टर की अब वो जैकेट नहीं आ सकती थी, इसलिए वो उस जैकेट को ईथन को गिफ्ट कर देता है। ईथन को भी अभी के लिए विक्टर का गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद ईथन, विक्टर और साथ ही जूली तीनों ही डाइनर में चले जाती हैं।
अब उस जैकेट के जेब में हाथ डालने पर ईथन को उसके अंदर एक टॉय मिलता है जिसको वो तुरंत ही विक्टर को दे देता है। विक्टर उस टॉय को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और उसे अचानक से उसकी माँ के कुछ विजन्स नजर आते हैं जिसमें उसकी माँ ने उसके हाथ में वो टॉय दिया था और बाद में वो स्टोरेज रूम से बाहर चली गई थी। अब उन विजन्स के बारे में याद आने के बाद विक्टर काफी ज्यादा उदास हो गया था और तभी अचानक से उसके पास जेड पहुंच जाता है जो कि उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था क्योंकि विक्टर ने उसे उन सिंबल्स के बारे में नहीं बताया था। पर अभी के लिए विक्टर का मूड वैसे ही काफी खराब था और वो कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बिना कुछ भी बोले वहां से चुपचाप कॉलोनी हाउस में चला जाता है। उस समय पर जेड का बिहेवियर टेवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो जेड को उल्टा सीधा बोलते हुए विक्टर को संभालने के लिए कॉलोनी हाउस में चली जाती है। मीनवाइल हम लोग कैनी को देख पाते हैं जिससे एकदम अजीब सा ड्रीम आता है। उसमें वो देखता है कि पहले तो उसके घर का फोन बजा था और बाद में जब वो फोन को उठाता है तो दूसरी तरफ से उसे किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है जो कि उससे बोल रहा था कि वो लोग छूते हैं, चुराते हैं और उसके बाद सब कुछ तबाह कर देते हैं। गांव में कोई भी आजाद नहीं है, जल्दी ही वो लोग आएंगे और लेके जाएंगे 3। अगर उन लोगों को रोकना है तो बंद करना पड़ेगा वो संगीत। इस बात को सुनने के बाद कैनी को कुछ भी समझ नहीं आता और बाद में जब वो किचन में जाता है तो किचन के अंदर एक बर्तन में काफी सारे कीड़े पक रहे थे। तभी उनमें से एक कीड़ा कैनी के ऊपर छलांग मारकर उसे जला देता है जिससे अचानक से कैनी की नींद खुल गई थी। उसके बाद जब वो उठता है तो वो सबसे ज्यादा शॉक तब होता है जब वो देखता है कि उसका हाथ बिल्कुल वैसे ही जला हुआ था जैसे कि कीड़े की वजह से जला था। वेल सपने में वैसे तो कैनी को वो म्यूजिकल बॉक्स भी दिखाई दिया था। अब वहाँ पर से सीन एल्जिन पर आता है जो कि जब नहाने के लिए गया था तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आकर उसे डुबो कर मारने की कोशिश करती है और ये सब एल्जिन का भी बस एक ड्रीम था और जब वो उठता है तो उसके मुंह से भी सिर्फ पानी बाहर आता है और तब एल्जिन को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो सच में डूबने वाला हो। वहीं हम लोग सारा को देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों से छुपकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो जानती थी कि गांव के लोग उसे गांव में बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए सारा चाहती थी कि वो वापस से जंगल में जाकर वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढे। अब बॉयड इस बात को समझ रहा था कि सारा ऐसा क्यों करना चाहती थी। असल में कहीं ना कहीं सारा एक ही जगह पर बैठे बैठे बोर हो गई थी और वो इस बात से भी परेशान हो गई थी कि लोग उसे जहाँ पर देखते थे वहाँ पर वो उसे टॉर्चर करना चालू कर देते थे और ऐसी चीजें किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। बॉयड इस बारे में बात करने के लिए तुरंत ही डोना के पास जाता है ताकि डोना आगे चलकर सारा को थोड़ा थोड़ा काम देती रहे जिससे सारा भी गांव वालों की मदद कर पाएगी और उसका भी ध्यान लगा रहेगा। पहले तो डोना सारा को कोई भी काम नहीं देना चाहती थी पर जब बॉयड उसको समझाता है कि कहीं ना कहीं इससे सारा की हेल्प हो सकती है तो डोना इस चीज के लिए मान जाती है। उसी दौरान डोना से बातें करते हुए बॉयड को एल्जिन के सपने के बारे में भी पता चलता है जिसके बारे में जानने के बाद खुद ही बॉयड एल्जिन से बातें करने के लिए जाता है। एल्जिन से बात करते हुए बॉयड ने उसे उस बाइल के बारे में भी बता दिया था जो कि उन्हें मॉन्स्टर के शरीर से मिला था। उसके बारे में सुनने के बाद एल्जिन बॉयड को सजेस्ट करता है कि वो अपनी बुलेट के ऊपर उस बाइल को लगा सकता है जिससे जब भी वो मॉन्स्टर के ऊपर उस बुलेट को फायर करेगा मॉन्स्टर शायद मारा जाएगा। द बॉयड इस बारे में बताने के लिए कैनी के पास जाता है जिसके बाद जब वो दोनों साथ में क्लिनिक में जाते हैं तो उस दौरान उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टी और मैरियल को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी जहाँ पर ही उन लोगों ने उस मॉन्स्टर की बॉडी को रखा हुआ था। तो बॉयड डरते हुए उस बेसमेंट के पास जाता है जहाँ पर जाने पर उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर काफी सारे बग लग गए थे। उन बग को देखने के बाद कैनी भी बॉयड को बताता है कि वैसे ही एक बग ने उसे सपने में जला दिया था और जब वो उठा था तो उसके हाथ पर वही जलने का निशान था। ये बात जानने के बाद बॉयड, मैरियल और क्रिस्टी तीनों की ही हालत खराब हो गई थी क्योंकि उन लोगों को बाहर की चीजें तो नुकसान पहुंचा ही रही थी पर अब उनके सपने भी उन्हें नुकसान पहुंचाने लगे थे। दूसरी तरफ हम लोग रेंडल और जिम को देखते हैं जो कि सारा के पास पहुंच गए थे। वहां पर रेंडल को लगने लगता है कि शायद सारा एक एक्टर है जो कि अपने भाई की फेक डेथ का बहाना बना रही है और वो ऐसा इसी वजह से कर रही थी ताकि जो भी नए लोग गांव में आ रहे हैं उनको यहाँ पर डरा कर रखा जा सके। रेंडल के अजीबोगरीब सवाल सुनने की वजह से सारा को अब नेथन की यादें आ रही थी जिस वजह से वो चिल्लाने लगती है। उतने में ही वहां पर डोना पहुंच गई थी जो कि वहां पर पहुंचने के बाद तुरंत ही सारे के सारे माहौल को भांप लेती है और वहां पर से जिम और रेंडल दोनों को ही भगा देती है। डोना वहां पर सारा के लिए काफी सारे फटे हुए कपड़े लेकर आई थी और वो चाहती थी कि सारा उसके लिए उन सभी कपड़ों को सिल दे। तब सारा भी इस चीज के लिए मान जाती है और बाद में जब डोना बाहर जाती है तो वहां पर वो जिम से बोलती है कि वो रेंडल से थोड़ा दूर रहे क्योंकि रेंडल पूरी तरह से सरफिरा आदमी था। जिम से बात करने के बाद डोना वहां से क्लिनिक में जाती है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। वहां पर उसे उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाता है और जब वो उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है तो उस पर एक भी कीड़ा नहीं लगा था।
सब कुछ ऐसे था जैसे कि मानो वहाँ पर कीड़ों का तो कोई नामो निशान ही ना हो। वो देखने के बाद पॉइड और कैनी तो पूरी तरह से शॉक हो गए थे और उनको कुछ भी समझ नहीं आता। और वो इस बात को समझ गए थे कि कहीं ना कहीं अब ये जगह पूरी तरह से उनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी और उन्हें अपने दिमाग को जगा कर रखना था। अब बर्ड और कैनी सबसे पहले तो मॉन्स्टर की डेड बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं, और जब वो उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे तो उस दौरान छुपकर रैंडल ने उन लोगों को देख लिया था, जिससे रैंडल को अपनी इस थ्योरी पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये सारे के सारे लोग एक्टर हैं जो कि बस उन्हें डरा कर वहाँ पर रखना चाहते हैं। मीनवाइल हम लोग जिम को देखते हैं जो कि जूली के पास डाइनर में आकर उसे बताता है कि आज रात वो घर नहीं आएगा। इस बात को सुनने के बाद जूली काफी ज्यादा डर गई थी, पर उस दौरान जिम उसे बताता है कि वो आरवी में कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहा है और वो अपने साथ उस तालिस्मन को भी लेकर जा रहा है जिससे वो मॉन्स्टर उस आरवी के अंदर नहीं आएंगे। तब जूली भी इस पर मान जाती है और बाद में हम लोगों को पता चलता है कि असल में ये सब किसी और का नहीं बल्कि रैंडल का ही प्लान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद डोना भी उन लोगों से मिली हुई है जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रहे थे। और यही सोचते हुए रैंडल अभी जिम को सीधा आरवी के पास मिलने को बोलकर खुद डोना के पास चला जाता है और बाद में वो डोना को बेहोश कर सीधा ही आरवी के पास लेकर आ गया था, जहाँ पर उसने डोना को एक पेड़ से बांध दिया था। और जब जिम वहाँ पर आता है तो वो डोना को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। दूसरी तरफ हम लोग टैबी को देखते हैं जो कि विक्टर को समझाने के लिए उसके पास आई थी। उस दौरान हम लोग विक्टर की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो जो टॉय था वो टॉय उसको उसकी माँ मैरियांडा ने दिया था, और वो टॉय देने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली गई थी। और वो आखिरी बार था जब विक्टर ने मैरियांडा को जिंदा देखा था, क्योंकि अगले दिन जब वो गाँव में बाहर आया था तब तक सारे लोग मारे जा चुके थे। अब विक्टर अपनी हर एक याददाश्त को लगभग भूल चुका था। उसने काफी सारी ड्राइंग्स पहले के समय पर बनाई थी जिसने उसको कहीं पर छुपा कर रखा हुआ था, पर वो उन ड्राइंग्स को देखना नहीं चाहता था क्योंकि वो उन यादों को भी याद करना नहीं चाहता था जो कि उसे बचपन में दिखाई दी थी। तब टैबी किसी तरह से विक्टर को कन्विंस करती है कि विक्टर उसको वो सारी की सारी ड्राइंग्स दिखाए, क्योंकि हो सकता था कि बाहर निकलने के लिए टैबी को उन ड्राइंग्स में कोई क्लू मिल जाए। ये बात जानने के बाद विक्टर टैबी को अपने साथ उसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो जेट को लेकर आया था, और उनमें से ही एक गाड़ी में विक्टर ने अपनी सारी पुरानी ड्राइंग्स को रखा हुआ था जिन्हें वो टैबी को दिखाने लगता है। तो विक्टर खुद ही उन ड्राइंग में से एक ड्राइंग को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है, और उसको देखने के बाद टैबी उसको किसी तरह से शांत करवाती है, जिसके बाद हम लोग विक्टर की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो अपनी माँ का इकलौता बेटा नहीं था। उसकी माँ की एक और लड़की थी जिसका नाम एलोइस था, और वो भी उन लोगों के साथ इसी जगह पर फंस गई थी। उस शाम मैरियांडा विक्टर और एलोइस दोनों को ही उस बंकर में छोड़ कर गई थी, और विक्टर से उसने एलोइस का ध्यान रखने को बोला था, पर एलोइस क्योंकि मैरियांडा के पीछे पीछे चली गई थी इसी वजह से विक्टर को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, और अगले दिन जब वो बाहर आया था तब तक एलोइस भी मर चुकी थी। यही बातें याद आने के बाद विक्टर रो रहा था और टैबी ने उसे चुप कराया था। तब उस दौरान विक्टर टैबी को बताता है कि मैरियांडा असल में उस जगह पर से निकली थी ताकि वो लाइट हाउस में फंसे कुछ बच्चों की मदद कर सके और उसे वहां से उन बच्चों को बाहर निकालना था। जो सुनने के बाद टैबी काफी ज्यादा शॉक हुई थी क्योंकि वो भी अपने आप को एक सपने में लाइट हाउस की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ देखती थी। दूसरी तरफ हम लोग बॉयड और कैनी को देखते हैं जो जब टाउन में मॉन्स्टर को जलाने के बाद वापस आ रहे थे, तभी अचानक से रेजी नाम का एक आदमी अपने घर से भागते हुए बाहर आता है और वो पूरी तरह से खून में सना हुआ था। तब रेजी की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले उसकी वाइफ पोला सोने के लिए गई थी और तभी अचानक से वो नींद में चिल्लाने लगी। उसको लगने लगा जैसे कि उसके मुंह के अंदर काफी सारे कीड़े घुस रहे हैं और अचानक से ही उसका पेट फट गया। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि पॉला अपने सपने में वही राइम दोहरा रही थी जो कि कैनी ने अपने सपने में सुनी थी कि लो वो आ गए और वो लेके जाएंगे 3, अगर उन्हें रोकना है तो बंद करो ये संगीत। अब सारी बातें अच्छे से जानने के बाद बॉयड और कैनी इस बात को भी समझ गए थे कि अगर वो लोग अब सो भी जाते हैं तब भी उनके ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसीलिए तुरंत ही बॉयड सबसे पहले रेजी को कॉलोनी हाउस में भेजता है ताकि वो कॉलोनी हाउस के लोगों को जगा कर रख सके, और बाद में बॉयड नीचे जाकर जूली को भी घर में जाकर जगे रहने को बोलता है। तभी अचानक से जूली को जिम के बारे में याद आता है जिसको इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, और ये बात जानने के बाद बर्ड तुरंत ही आरवी की तरफ जाने लगता है ताकि वो जिम की जान को भी बचा सके। और क्योंकि अगर टाउन में कोई भी सो जाता तो सबकी जान पर मुसीबत आ सकती थी, इसी वजह से तुरंत ही कैनी भी वहाँ पर से सारा के पास शेरिफ स्टेशन में ही चला जाता है ताकि वहाँ पर जाकर वो सारा के ऊपर नजर रख सके और सारा भी रात में ना सोए। क्रिस्टी और मैरियल भी दोनों ही कॉलोनी हाउस में आ गई थी ताकि वो रात में ना सो पाए। उस जगह पर आने के बाद मैरियल को अजीब सा लगने लगता है क्योंकि उसने पहले ही अभी अभी ड्रग्स छोड़े थे और यहाँ पर माहौल थोड़ा सा अजीब था। तो उस दौरान क्रिस्टी मैरियल को संभालने की कोशिश करती है।
उस दौरान हम लोग जिम को देखते हैं, जो कि जब डोना को पेड़ से बंधा देखकर खोलने की कोशिश करता है तो रेंडल उसको मारता है और अब रेंडल डोना को भी जान से मारने वाला होता है, पर उतने में ही वहाँ पर बॉयड ने आकर रेंडल को गन पॉइंट पर ले लिया था। तब क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था और वो लोग इतनी जल्दी गांव में नहीं पहुंच सकते थे, इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज वो रात में जिम की आरवी में ही रहेंगे। पर आरवी के अंदर जाने के बावजूद भी रेंडल की अकड़ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस दौरान बॉयड उसको पकड़कर झंझोड़ता है और बाद में उसे नीचे बिठा देता है, जिसके बाद बॉयड भी अपनी गन की बुलेट्स के ऊपर वो बाइल लगाने में लग गया था, ताकि अगर कोई भी मॉन्स्टर आसपास आए तो बॉयड उसकी जान ले सके। अब रात के समय में वैसे तो आरवी के पास काफी सारे मॉन्स्टर आ गए थे, पर उनमें से कोई भी आरवी के ज्यादा नजदीक नहीं आता। तभी अचानक से आरवी के रेडियो में वही डिमोनिक साउंड बजने लगता है, जो कि म्यूजिकल बॉक्स से आता था, जिसको सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। अब क्योंकि बॉयड के साथ हमेशा उस म्यूजिक को सुनने के बाद कुछ अजीब सी चीजें हुई थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर से भागकर वैन में जाएंगे और वहाँ पर से सीधा कॉलोनी हाउस में चले जाएंगे। अब ये बात सुनकर रेंडल तुरंत ही इमरजेंसी गेट को तोड़ते हुए वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करता है, पर रास्ते में ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े आकर उसके मुंह में घुस जाते हैं और रेंडल इससे बेहोश हो जाता है। डोना, बॉयड और जिम, उनको रेंडल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि रेंडल दूसरी ही तरफ पर भाग गया था। उस दौरान हम लोग डोना और साथी जिम को देखते हैं, जो कि जल्दी से भागकर वैन की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लोग वैन को स्टार्ट कर सकें, और बॉयड उन्हें पीछे से प्रोटेक्शन दे रहा था और मॉन्स्टर के ऊपर लगातार फायर करता जा रहा था। तभी अचानक से बॉयड को वहां पर एबी दिखाई देती है, जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। और बॉयड को समझ में आ जाता है कि ये जगह वापस से उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो भागकर सबसे पहले डोना और जिम के साथ वैन में बैठता है और वहां से कॉलोनी हाउस की तरफ निकल जाता है। वहीं हम लोग सारा और कैनी को देख पाते हैं, जहां पर सारा कैनी से सबसे पहले तो मिस्टर लियो को लेकर माफी मांगती है और बाद में वो रिवॉल्वर को अपने सर पर रखकर अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो रिग्रेट में नहीं रहना चाहती थी। उस दौरान कैनी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि शायद सारा को ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन कहीं ना कहीं कैनी को भी इस बात का समझ में आ गया था कि सारा ने वो सारी चीजें जानबूझकर नहीं करी थी। दूसरी तरफ हम लोग विक्टर और जेड को देख पाते हैं, जो कि टैबी के घर में आ गए थे और वहां पर अभी के लिए टैबी जेड के साथ बातें करते हुए उन ड्राइंग्स को देख रही थी जो विक्टर ने उसे दी थी। और अब टैबी को समझ में आ रहा था कि वो बच्चे जो कि अंगोई अंगोई बोल रहे थे, वो टैबी के सामने इसी वजह से आए थे ताकि टैबी उनकी मदद कर सके। और ये बात भी हो सकती थी कि अगर वो बच्चे लाइट हाउस से फ्री हो जाते हैं तो ये लोग भी अपने घर में वापस जा सकते थे, और शायद इसी वजह से मैरियांडा भी उन बच्चों को फ्री करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सभी लोगों के साथ वापस से असल दुनिया में जा सके। दूसरी तरफ हम लोग कॉलोनी हाउस में रिची को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रखा था और वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोलने लगता है कि अब सभी लोग बढ़ने वाले हैं और इसी वजह से कोई भी नहीं सोएगा। तब फातिमा जैसे तैसे उसे शांत करवाती है। उसके बाद जब वो आगे की तरफ जाती है तो अचानक से टीली की नजर उसके पेट पर पड़ती है, जिसको देखकर टीली पहचान गई थी कि फातिमा भी प्रेग्नेंट है। तब एल्जिन ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक था, जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से मैरियल पर आता है, जो कि ऊपर वाले रूम में ही लेटी हुई थी, और जैसे ही कृष्णि उसके पास से बस 1 मिनट के लिए जाती है, तभी अचानक से मैरियल के रूम में काफी सारे कीड़े आ जाते हैं और उनमें से काफी कीड़े मैरियल के मुंह में भी घुस गए थे। तब मैरियल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उस दौरान हम लोग नीचे बॉयड, डोना और साथ ही जिम को भी देख पाते हैं, जो कि कॉलोनी हाउस में पहुंच गए थे, और जैसे ही वो लोग मैरियल के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं वैसे ही वो ऊपर वाले रूम में जाते हैं, जहां पर मैरियल को देखकर उनकी हालत भी खराब हो गई थी। असल में मैरियल पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुकी थी और इवन उसकी आईज भी पूरी तरह से वाइट हो गई थी। अब सबसे पहले तो बर्ड क्रिस्टी को शांत करवाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब बर्ड एलिस, फातिमा, बक्ता और साथ ही बाकी सबके साथ बैठा हुआ था, तब उसे फातिमा के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चलता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि एल्जिन ने ये सारी चीजें अपने ड्रीम में देखी हुई थी। उसने फातिमा को ही प्रेग्नेंट देखा था और यही वो चीज थी जो कि अब तक उसे याद नहीं आ रही थी, पर एकदम से उसे ये बात याद आ गई थी। इवन एल्जिन ने वो राइमिंग वर्ड्स भी अपने सपने में सुन लिए थे, जो कि कैनी ने अपने सपने में सुने थे, और पॉला मरने से पहले उन राइमिंग वर्ड्स को दोहरा रही थी। उन राइमिंग वर्ड्स को सुनने के बाद बक्ता बताती है कि असल में वो नर्सरी राइम्स हैं, जो कि उसकी दादी उसको उसके बचपन में सुनाया करती थी। दूसरी तरफ हम लोग मिसिस लियो के घर में जूली को भी देख पाते हैं, जो कि अजीब से उसी ट्रांस में चली गई थी जिसमें अभी के लिए रेंडल और साथ ही मैरियल गए हुए थे।
अगली सुबह डोना और डील जाकर रेंडल की भी बॉडी को देखती हैं और उसकी हालत को देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो जल्दी से रेंडल की बॉडी को कॉलोनी हाउस में लाकर रख देते हैं और दूसरी तरफ हम लोग बॉयड को देखते हैं, जिसे जब जूली की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो टैबी के घर पर मिलने के लिए जाता है। क्योंकि बॉयड को किसी भी हालत में जूली, मैरियल और साथ ही रेंडल की जान बचानी थी, तो वो कुछ सोचते हुए सारा को अपने साथ लेकर उसी स्ट्रक्चर के पास जाता है जहाँ पर वो जंगल में अचानक से आ गया था। वहाँ पर जाते ही सारा को किसी के बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लग गई थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि जूली, मैरियल और साथ ही रेंडल की थी और उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करा जा रहा था। साथ ही वहाँ पर एक म्यूजिकल बॉक्स भी रखा हुआ था, जो कि वहाँ पर उन लोगों को अभी तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर सारा को उसकी लोकेशन मालूम थी। और वो म्यूजिकल बॉक्स असल में वही म्यूजिकल बॉक्स था जो कि मार्टिन के पास रखा हुआ था जब बॉयड उसके पास गया था। पर अभी के समय पर बॉयड को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो पहले की तरह उस लोकेशन पर कैसे जाए, क्योंकि अगर उससे बाकी तीनों को बचाना था तो उसे उसी म्यूजिकल बॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। साथ ही तब सारा बॉयड से ये भी बोलती है कि अगर उसने म्यूजिकल बॉक्स को बंद नहीं करा तो यहाँ पर सबसे पहले तो जूली, रेंडल और मैरियल मारे जाएंगे और बाद में यही सारी सेम चीजें पूरे के पूरे गांव वालों के साथ होंगी और वो लोग भी इसमें मारे जाएंगे, क्योंकि बॉयड ने वहां पर से किसी चीज को फ्री कर दिया था और वो उसको अपने साथ गांव में लेकर आ गया था। ये बात सुनने के बाद बॉयड काफी ज्यादा शॉक होता है, पर अभी भी उसके कुछ भी समझ में नहीं आता। ये सारी बातें बाकी सबको भी जल्दी ही पता लग गई थी और क्योंकि फातिमा और एलिस को लग रहा था कि शायद वो लोग भी मर जाएंगे, इसीलिए फातिमा डिसाइड करती है कि वो आज ही एलिस से शादी कर लेगी, जिस पर एलिस भी मान गया था। आगे हम लोग रिजी को देख पाते हैं जो कि एक आदमी को मारकर उसकी गन को छीन लेता है और कहीं पर जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग बॉयड को देखते हैं जो कि चर्च में आया हुआ था और वो वहाँ पर भगवान को कोस रहा था कि भगवान की वजह से वो लोग यहाँ पर फंसे हैं और उसके बावजूद भगवान उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। तभी अचानक से डोना वहाँ पर आकर बॉयड को एलिस और फातिमा की वेडिंग के बारे में बता देती है, जो सुनने के बाद बॉयड काफी ज्यादा खुश हुआ था और वो तुरंत ही वेडिंग को जाकर अटेंड करता है, जहाँ पर उसे अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर विक्टर का ट्रंक खड़ा हुआ था। उस ट्रंक के अंदर से बॉयड उस मशाल को निकालता है जो कि वो मार्टिन के पास से लेकर आया था। उस मशाल को लेकर बॉयड वापस से उसी स्ट्रक्चर के पास जा रहा था जहाँ पर वो सीजन की शुरुआत में अचानक से आ गया था। तभी अचानक से वहाँ पर बॉयड के सामने रिजी आ जाता है जो कि उसके कंधे पर शूट कर देता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि गांव में जो भी चीजें हो रही हैं वो बॉयड के जंगल में जाने की वजह से हो रही हैं। अब रिजी बॉयड को जान से मारने वाला होता है, पर बॉयड वहाँ पर अपनी गन निकालकर रिजी को ही जान से मार देता है, जिसके साथ ही वो वहाँ पर से अब उस स्ट्रक्चर के पास पहुंचकर उस मशाल को जलाता है और तब वो वापस से उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर उसने मार्टिन को देखा था। पर फर्क बस इतना था कि जहाँ पर उसने पहले मार्टिन और दो कंकालों को देखा था, अभी के समय पर उस जगह पर रेंडल, मैरियल और साथ ही जूली थे जो कि दर्द में चिल्ला रहे थे। मीनवाइल हम लोग जिम और टैबी को देख पाते हैं, जहाँ पर टैबी को लग रहा था कि अगर वो उस लाइट हाउस में जाकर उन बच्चों की मदद कर देगी तो वो लोग भी घर जा पाएंगे। इसीलिए वो जिम को इस बारे में बताकर लाइट हाउस की तरफ जाने लगती है, जिसका रास्ता वो विक्टर से पूछने वाली थी। अब विक्टर टैबी को अपने साथ लेकर एक बॉटल वाले फाराबेटरी के पास आ जाता है, जिसकी मदद से ही मैरियान्डा उस लाइट हाउस के पास गई थी। और सबसे खास बात ये थी कि उस फाराबेटरी के अंदर से जो भी जाता था वो उस लाइट हाउस के सामने ही पहुंचता था। और तब वहां पर विक्टर टैबी को अपने लंच बॉक्स में खाना भी देता है, जो चीज टैबी को बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और वो तुरंत ही उस लंच बॉक्स को लेकर वहां से विक्टर को भेजती हुई खुद फाराबेटरी के अंदर चली जाती है। टैबी उस लाइट हाउस में पहुंच गई थी। दूसरी तरफ हम लोग जेड को देखते हैं जो कि किसी तरह से हिम्मत करते हुए उन मॉन्स्टर वाली केव में जाने का डिसाइड करता है, जहां पर उसे वो सिंबल भी दिखाई देता है और साथ ही वहां पर उसे 7 बच्चे भी दिखाई दिए थे जो कि पहले टैबी को दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस जगह पर कोई बहुत खतरनाक ही रिचुअल हुआ हो, पर हमेशा की तरह अचानक से सब कुछ अगले ही पल नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ ही अब सीन वहां पर से बॉयड पर आता है जो कि अभी के समय पर उस म्यूजिकल बॉक्स को ढूंढकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने एबी आ गई थी जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके हिसाब से अगर बॉयड ऐसा करता तो आगे चलकर और ज्यादा मुसीबतें आ सकती थी। और बॉयड अभी उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और म्यूजिकल बॉक्स को तोड़ देता है, जिससे तुरंत ही वहां पर जूली, रेंडल और मैरियल फ्री हो गए थे और वो लोग सही भी हो गए थे। और फिर बॉयड मशाल को बुझाकर वापस से गांव में आ जाता है और जंगल में जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम लोग टैबी को देखते हैं जो कि लाइट हाउस की सीढ़ियों को चढ़कर जब ऊपर जाती है तो उसके सामने व्हाइट बॉय दिखाई देता है जो कि उसे लाइट हाउस के ऊपर से धक्का देते हुए सॉरी बोलता है।
व्हाइट बॉय के हिसाब से घर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। आगे जब टैबी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को असली लोगों की दुनिया में एक हॉस्पिटल में एडमिट पाती है। असल में टैबी की बॉडी दो हाइकर्स को एक जगह पर मिली थी और वो लोग उसे उठाकर इस हॉस्पिटल में भर्ती करा चुके थे। टैबी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक होती है और उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। अब टैबी वैसे तो असली लोगों की दुनिया में आ गई थी, पर वो उस जगह पर से बाकी सबको कैसे निकालेगी, वो सब जानने के लिए आप लोगों को इस सीरीज के अगले सीजन तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।